नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं किशोर सिंह कक्षा 10th विषय गणित प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को सरल कराने के तरीका आपको सिखाऊंगा। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 19 और प्रश्न संख्या 20 के प्रश्नों को हल कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 17 तक प्रश्नों को हल कराने के तरीके मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, उसी प्रकार से हम आज आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं। हमारे पास 18 प्रश्न संख्या 18 क्या लिखा है? किसी समांतर एपी का मतलब आप जानते हो समांतर, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे व 10वें पदों का योग 44 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को हमने कई बार हल किया है। ये देखिए हमारे पास आया चौथा और 8वें पदों का योग दे रखा है, हमारे पास 24 दे रखा है। तो चौथा पद और 8वें पद का योग 24 है और छठे व 10वें पदों का योग 44 है। हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे? ये प्रश्न हमसे क्या कहता है, यहाँ से ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा है चौथा और 8वां पद, हमारे पास दे रखा है चौथा और 8वां पद, इसका योग दे रखा है 24 दे रखा है। तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। ये चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाया था कि अगर चौथा पद लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? A4 लिखेंगे। और जैसे A4 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे A + 3D। यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? A कम हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए हमारे पास लिखा 8 लिखा तो हम क्या लिखेंगे? A + 7D। इस प्रकार के कई सवालों को हमने हल किया था। अगर मैं मान लीजिए यहाँ 100 लिखूँ तो यहाँ क्या लिखूँगा? A + 99D, यानी कि 1 D हमें एक कम करना है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया है यहाँ पर 22 लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे? A + 21D। अब देखिए ये लिखा है A4, इसका मतलब होता है चौथा पद। A8 इसका मतलब 8वां पद। ये लिखा A100वां पद। ये लिखा A22वां पद। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सरल करते हैं। तो हमारे पास लिखा चौथे व 8वें पद का योग लिखा है तो हम ये लिखेंगे A4 + 8 = 24। A4 का मतलब तो हो गया चौथे पद और A8 हो गए मतलब 8वें पद। इन दोनों का योग लिखा है 24। तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे? A + 3D का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको समझा दिया। यहाँ A8 लिखा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? A + 7D का प्रयोग करेंगे बराबर 24। अब हम दोनों को जोड़ते हैं। ये देखो A और A आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 2A। 3D और 7D को जोड़ने पर क्या आएगा? 10D। ये 10D बराबर 24। ये हमारे पास सरल किया। देखिए हमारे पास लिखा है 4 और ये 8वां पद का योग 24 है। योग लिखा तो हमने बीच में क्या लगाया? प्लस लगाया। अगर यहाँ लिखा होता घटाते तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते। A4 लिखा तो A + 3D लिखेंगे और A8 लिखा तो क्या लिखेंगे? A + 7D। इसका योग कितना हो गया? 24। अब ये A और A आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2A। ये 3 और 7 आपस में जुड़कर कितना हो जाएगा? 10D। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, तो इसको सरल भी कर सकते हैं। सरल करने में आसानी से होगा। क्यों होगा सरल करने में आसानी से? क्योंकि जोड़ बाकी गुणा भाग होगा, वो प्रक्रिया क्या होगी? बहुत आसानी से होती जाएगी। आप ध्यान से देखिए ये लिखा 2, 10 और 24, तीनों पद 2 से विभाजित होता है, यानी कि तीनों में 2 का भाग पूरा जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 का भाग देने पर। तो यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पर 2 का भाग देने पर। यहाँ 2 का भाग देते हैं हम। 2 का भाग इसमें 1 बार गया, 2 का भाग इसमें 5 बार गया, 2 का भाग इसमें 12 बार गया। तो 2 का भाग इसमें हमारे पास गया 24 में 12 बार। तो हमने यह लिखा 12। ये हमारे पास क्या हो गया? समीकरण 1। इस प्रकार के हमने एक समीकरण हल कर लिया जिसमें लिखा था चौथे व 8वें पदों का योग 24 लिखा है। अब देखो पुण्य प्रश्न अनुसार आगे और प्रश्न में क्या लिखा हमें? हम पुण्य प्रश्न अनुसार का मतलब होता है वापस प्रश्न की ओर जाते हैं कि इस प्रश्न के अंदर और कौन कौन सी सूचना हमारे पास दे रखी है। तो हमारे पास देखो सूचना लिखी है
छठे व 10वें पद का योग 44 है, यानी कि छठा पद और 10वां पद के बारे में और लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे छठा पद व 10वां पदों का योग 44 ये दे रखा है। अब इसी को हम वापस सेम टू सेम करेंगे। यहाँ चौथा पद A4 लिखा, तो यहाँ क्या लिखा, छठा पद लिखा, तो हम यहाँ क्या करेंगे A6 प्लस ये लिखा 10वें पदों का योग 10 लिखा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A10। इन दोनों का योग कितना हो गया, 44 हो गया। तो हमारे पास ये हो गया 44। वापस देखो ध्यान से लिखा है कि लिखा छठा है 10वां, तो छठा पद के लिए हम A6 का प्रयोग करते हैं और 10वां पद के लिए लिखते हैं A10। इनका योग का मतलब हमने बीच में लगा दिया ये प्लस का चिन्ह और यहाँ हमने कर दिया 44। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसको सरल करते हैं। ये आप ध्यान से देखोगे तो आप ये अच्छी तरह से देख पाओगे कि A6 लिखा, यहाँ A10 लिखा, इसका सरल कैसे करेंगे। देखो 4 लिखा तो हमने 3D का प्रयोग किया, 8 लिखा तो हमने 7D का प्रयोग किया। तो हम यहाँ क्या करेंगे A प्लस 5D का प्रयोग करेंगे और यहाँ 10 लिखा तो हम क्या करेंगे A प्लस 9D का प्रयोग करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ये। अब दोनों को जोड़ो, A कितने हो गए 2 है प्लस 5 इसको जोड़ दो, ये हो गया और 44 का 4। अब आप ध्यान से देखोगे जिस प्रकार से हमारे पास 2 है 10 और 24 प्राप्त हुआ, ये भी 2 14 और 44 प्राप्त हुआ, यानी कि इसमें भी 2 का भाग पूरा जाता है। तो हम यहाँ सरल करने के लिए आगे क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने से ये क्या सरल हो जाता है। तो हमने लिखा A प्लस 7D बराबर 22। ये समीकरण हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को सरल कर लिया। तो सूचना दे रखी थी हमारे पास चौथा पद और 8वें पद, और दूसरी सूचना हमारे पास क्या दे रखी थी, छठा और 10वें पद का योग। अब हमारे पास ये करने के बाद हमारे पास 2 तरीके बचते हैं। चाहे आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ, चाहे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ, अपन इच्छानुसार किसी को भी घटा सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये संख्या बड़ी है तो इसको 2 में से 1 घटा देते हैं ताकि कोई आसानी से रहे जोड़ बाकी करने में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो हम ये लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये लिखा हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास ये आया A प्लस 7D बराबर 22 और ये आया हमारे पास A प्लस 5D बराबर 12। तो हम इसको ये घटा देते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है देखो A प्लस 7D बराबर 22 और ये हमारे पास क्या आएगा समीकरण A प्लस 5D बराबर 12, ये लिखा हमने 12। अब हम ये लिखते घटाते हैं। घटाने पर मैंने इसके कई सवाल सरल करके आपको बताया था ना कैसे घटाते हैं। जो समीकरण नीचे लिखा है उसके चिन्ह चेंज कर देते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस मानते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। 7 में से 5 बाकी कर लो तो पीछे क्या बच गया 2, 22 में से ये संख्या बाकी निकाल दो तो हमारे पास क्या बच गया 10 बच गया। अब हम ये D का मान ज्ञात करते हैं। तो D का मान ज्ञात करेंगे तो हम ये क्या लिखेंगे 10/2। तो D का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5। 10 में 5, 2 का भाग है 5 बार, तो D का मान हमारे पास कितना आ गया 5। अब हमें सिर्फ D का मान ही ज्ञात हुआ है, ये A का मान हमारे पास अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। तो हम ये क्या करेंगे कि A का मान ज्ञात करने के लिए A का मान ज्ञात करने के लिए A का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, D का मान होता है ना, D का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, हम समीकरण 1 में रखते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने लिखा D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण 1 है, चाहो तो आप समीकरण 2 में भी D का मान रख सकते हो, तो हमारे पास समीकरण 2 भी आ जाएगा। इस प्रकार का हमने अभी तक इसको आधे सवाल सरल किया है। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, अगर कोई समस्या है तो देखो चौथे 8वें पदों का योग 24 है, तो A4 और A8 24 लगा दिया, यहाँ 3D का प्रयोग करेंगे, यहाँ 7D का प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 प्राप्त किया, 2 का भाग दिया हमने। इसी प्रकार से देखो छठा 10वें पद का योग 44 दे रखा है, तो यह लिखा हमने A6 और A10 बराबर 44 दे रखा है हमारे पास। तो
ए जोड़ लिया, 2a हो गया, इस संख्या को जोड़ लिया तो हमारे पास ये हो गया, ये 44 आ गया, दोनों में 2 का भाग दिया, a + 7d बराबर 22 हो गया। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इस 1 में से 2 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, अपन इच्छा अनुसार घटा देते हैं। समीकरण 1 को अभी a का मान और इसका मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या आया था और समीकरण 2 क्या आया था, अपन इच्छा ये देख इसका मान रखते हैं। ये लिखा हमने d का मान, समीकरण 1 हमारे पास था a + 5d बराबर 12 था ना, तो हमने यह लिखा समीकरण 1 a + 5d बराबर 12। d का मान हमारे पास क्या आया, 5 आया, तो ये लिखा a + 5 × 5 बराबर 12, a + 25 बराबर 12। अब हमें a का मान ज्ञात करते हैं, हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। यहाँ लिखते हैं पक्षांतरण करने पर, तो a का मान क्या आ जाएगा, 12, और 25 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो a बराबर क्या आ गया हमारे पास, -13 हो गया। तो ये हमारे पास कितने दे रहे का है, 25 में से हमने 12 निकाल दिया तो माइनस के कितने बच गए, 13। ये हो गया हमारे पास प्रथम पद हो गया। d का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 हमने लिखा यहाँ पर। फिर d का मान 5 आया, 5 को 5 से इंटू किया तो 25 आया, 25 का पक्षांतरण किया तो पक्षांतरण करके ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a। यानी कि प्रथम पद भी आ गया हमारे पास और सार अंतर भी आ गया। हमें आगे के 3 पद ज्ञात करने। आगे के 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम ये लिखेंगे आगे के 3 पद। अब दूसरा पद ज्ञात करते हैं, तो a2 बराबर यहाँ लिखेंगे प्रथम पद प्लस सार अंतर। प्रथम पद हमारे पास कितना आया, -13, और सार अंतर हमारे पास कितना आया, 5 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ये लिखा आपने -13 प्लस सार अंतर 5, बाकी निकाल दिया तो -8 हो गए। इसी प्रकार से हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तीसरा पद। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, a + 2d, या दूसरा पद माइनस के प्लस, दूसरा पद प्लस सार अंतर। दूसरे पद के अंदर सार अंतर जोड़ लेते हैं। अब देखो सार अंतर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्रथम पद प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, -8 आया, तो हमने यहाँ लिखा -8 प्लस, और d हमारे पास कितना आया, 5, तो ये लिख दिया हमने 5, तो हमारे पास क्या हो गया, -3 बच गया। तो इस प्रकार से हमारे पास समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई, इस प्रकार से समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई हमारे पास। प्रथम पद आया हमारे पास -13, दूसरा पद आया -8, और तीसरा पद आया -3। तो इस प्रकार से हमारे पास ये समांतर श्रेणी के तीनों पद हमने ज्ञात कर लिया है। यह सवाल आता है परीक्षा में 3 नंबर के सवाल, और इस प्रकार के सवालों को आप किसी प्रकार से गलत मत करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और प्रश्न संख्या मैंने आपको ऐसे कई तरह के सवाल बताए थे, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद के लिए। अब हम अगला सवाल नेक्स्ट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखो, ये लिखा, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक के वेतन पर कार्य किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि होती है, यानी कि प्रत्येक साल 200 रुपये की वृद्धि होती है। अब देखो वो शुरू नौकरी यानी 1995 में वो काम पर लगा था, और प्रत्येक साल उसको कितने वृद्धि हो रही है, 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब वो कहता है 7,000 रुपये वृद्धि, यदि 7,000 रुपये उसको मिलेगा तो कितने वर्ष होगा, एन पद ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा हमारे पास सवाल, यह 5,000 रुपये पहले दे रखा हमारे पास। अब वो कहता है यहाँ तक वो 7,000 तक पहुँचता है, यहाँ 5,000 में वो लगाता है, उसका वेतन कितना हो जाता है, 7,000 हो जाता है। अब प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी होती है इसकी, 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो 200 इसके अंदर जोड़ लेते हैं तो 5,200 हो गया, फिर 5,200 और जोड़ लो आप तो 5,400 हो गया। ऐसे ऐसे करते करते 7,000 तक वो पहुँच जाता है। तो 7,000 रुपये उसमें उसके कितने वर्ष में हो जाएंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखा, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करता है और प्रति वर्ष वृद्धि कितनी होती है, 200 रुपये, और आखिर में उसका वेतन कितना हो जाता है, 7,000 रुपये। इसको हम सरल करते हैं। 1995 में यहाँ लिखेंगे 1995 में
वेतन, उसका वेतन था 5,000 रुपये, तो 1995 में उसका वेतन हो गया 5,000 रुपये। अब देखो प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी हो रही है, 200 रुपये की, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है 200 रुपये की, तो प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है 200 रुपये की, तो 1996 में इसका वेतन कितना हो जाएगा, तो 1996 में वेतन 5,000 के अंदर हम क्या करते हैं 200 रुपये जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास 5,200 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं आगे जोड़ते जाते हैं, तो हमारे पास 1995 अगला साल कौन सा आएगा 1997 में उसका वेतन कितना होगा 5,200 के अंदर हम क्या करते हैं और 200 रुपये जोड़ते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 5,400 रुपये। तो इस प्रकार से हमारे वेतन आगे बढ़ता जाता है। तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, ये समांतर श्रेणी बनेगी 5,000 से शुरू होगा, प्रत्येक साल क्या होगा 200 रुपये की वृद्धि होगी, ये 200 रुपये की वृद्धि होगी और अंत में उसका वेतन कितना होगा, अंत में उसका वेतन हो जाता है 7,000 रुपये। अब हमें साल ज्ञात करना कि कौन से साल में उसका वेतन हो जाएगा। यह साल का मतलब होता है पदों की संख्या, n पद हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये प्रथम पद आ गए हमारे पास 5,000, ए का मतलब आपको मालूम हो गया प्रथम पद, और डी हो गया हमारे पास 5,200 में से आप बाकी निकाल दो 5,000, तो हमारे पास डी कितना हो गया 200 रुपये, ये तो लिखा हुआ वृद्धि है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, n पद ज्ञात करना है। प्रथम पद दे रखा, सार और अंतर दे रखा और अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब होता है उसका लास्ट वेतन कितना था 7,000, ये 7,000 रुपये उसका लास्ट वेतन दे रखा था। अब हमें ज्ञात करना है n पद, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, सूत्र लगा देते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि वर्ष पूछा है तो n पद ज्ञात करना है। ए एन दे रखा 7,000, प्रथम पद दे रखा 5,000 प्लस एन हमारे पास है नहीं, डी आ गया हमारे पास 200 रुपये, ये हो गया हमारे पास 7,000 5,000। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया, पहले कई बार बताया था कि अगर कोई संख्या कोष्टक में बंद होती है तो कोष्टक में बंद होती है तो ये जो बाहर वाली संख्या होती है दोनों के ऊपर लागू होती है, एन के ऊपर भी लागू होगा और ए के ऊपर भी लागू होगा। तो एन को हमने इंटू किया तो कितना हो गया हमारे पास 200 एन, और इसको इंटू किया तो हमारे पास कितना होगा ए को माइनस के 200 हो गए, माइनस की संख्या है तो माइनस के 200 हो जाएगा। तो अब इसमें से आप ये माइनस कर दो तो हमारे पास कितना बच जाएगा 7,000, ये बच गए हमारे पास 4,800 रुपये प्लस 200 एन। अब आप इसका पक्षांतरण कर लो, तो हम यह करते हैं पक्षांतरण। अब पक्षांतरण करने से पहले इसको वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1995 वेतन 5,000 था, उसका वेतन 7,000 होगा, कौन से साल होगा, तो प्रत्येक वर्ष में कितनी वृद्धि होती है 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनाता है, यानी कि उसका सार और अंतर क्या है, समान है। तो प्रथम पद 5,000, सार और अंतर हमारे पास 200 आ गया, अंतिम पद 7,000 दे रखा है। फिर हमने फॉर्मूले के अंदर जो मान दे रखा है वो मान हमने लिखा है, यहाँ एन 7,000 है, प्रथम पद 5,000 है और एन का मान ज्ञात करना है, डी हमारे पास 200 आ गया। कोष्टक के बाद ये संख्या है तो इसको हमने इंटू किया, इसको हमने इंटू कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है एन वा मान, तो आगे हम कैसे करेंगे देखो। अब पक्षांतरण करते हम, यहाँ लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर, तो 200 एन इधर लेकर आओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के 200 एन हो जाएगा, और ये लिखा 4,800 और 7,000 का पक्षांतरण किया तो ये भी माइनस का हो गया। ये आपको मालूम है ये संख्या बराबर की इस साइड में गई तो इसका प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, और ये संख्या प्लस की इधर आई बराबर के साइड में तो इसका भी क्या हो जाएगा माइनस में हो गया। तो हमने 200 माइनस कर दिया और 7,000 उधर गए तो ये भी माइनस का हो गया। तो पीछे हमारे पास बच गया 200 एन बराबर, अब हमारे पास 7,000 में से बाकी निकालो आप 4,800, तो कितने बचेगा 0 0, ये 10 2 6 ये 2, 2,200 रुपये बचेगा। अब आपको मालूम है यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं जब एन का मान ज्ञात करते हैं तो ये 200 होता है ना, ये हम क्या करते हैं यहाँ माइनस 200 कर देते हैं, ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, इस 200 और एन के बीच में इंटू का चिन्ह छिपा हुआ है, इंटू हमेशा क्या करता है भाग में जाता है, तो हमें इस संख्या का क्या करना है इसके अंदर भाग देना है, न कि ये घटाना है, ये गलती मत करना आप। तो एन का मान हम ज्ञात करते हैं तो ये संख्या इसके बट्टे में जाएगी कि भाग में जाएगी। अब देखो आप
ये तो 7,000 है, इसमें से बाकी निकाला तो हमारे पास ये माइनस का बचेगा, और ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। कैसे कटेगा कि ये लिखा हमने माइनस के 22 और माइनस के 200, तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ हम काट सकते हैं, इसके अंदर किसका भाग दिया हमने, 200 का, 2 0 से 2 0 काट दो और ये कटा 11 बार, तो n का मान क्या आ गया 11। तो कौन से वर्ष होगा, 11वें वर्ष में। हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो उसका वेतन है, वेतन हमारे पास 7,000 रुपये कौन से होगा, 11वें वर्ष में होगा। अब देखिए ये जो लिखा होता है ना, अंतिम लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अंतिम लाइन नहीं लिखते हम n बराबर 11 कर देते हैं तो इसमें से आधा नंबर कटने की संभावना पूरी रहती है। तो आप ये गलती मत करना, लास्ट में लिखना है कि 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अब हमें अगले सवाल कल कराएंगे।